नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारा साथ दें और इस वीडियो को सुने जरूर। आज 11 जनवरी है। आज ही के दिन ताशकंद में 1966 में अर्थात 11 जनवरी 1966 में भारत के द्वितीय प्राइम मिनिस्टर, अत्यंत सौम्य, साधारण से दिखने वाले नाटे कद के प्राइम मिनिस्टर, ये उनका नाटा कद आप लोग अदरवाइज अर्थों में न लीजिएगा, ये उनके लिए एक सम्मान का सूचक है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। आइए सबसे पहले हम लोग अपना श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में भारत ने पाकिस्तान की काफ़ी ज़मीन को जीत लिया था, लेकिन ताशकंद समझौते में शास्त्री जी से ये कहा गया कि आप इस ज़मीन को वापस कर दीजिए। समझौता हो गया, वापस हो गया, लेकिन वहाँ से शास्त्री जी नहीं आ पाए ताशकंद से इंडिया तक, बल्कि उनकी डेड बॉडी आई, जो कि हम लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग भी थी। आइए इस कहानी को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कई जगहों से मैंने रिसोर्स ये लिया है। इस पर डॉक्टर अनुज धर ने भी अपना व्यू रखा है। एक किताब है उनकी, योर प्राइम मिनिस्टर, उसमें लिखा है, और कई स्रोत से हमने लेने की कोशिश किया है इसके विषय में, इसका विवरण। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। अगर हम पूरे केस के टाइमलाइन के विषय में ध्यान दें तो टाइमलाइन ये कहती है कि 11 जनवरी 1966 को 4 बजे शाम को रसिया में इंडिया ए पैक्ट साइन हो गया। ठीक है, रशियन टाइम के हिसाब से 4 PM पर हुआ था ये काम। 8 PM पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ। 10 PM पर अपने दाचा में वापस आ गए। दाचा क्या होता है? दाचा या विला या होटल मान लो। जब कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उसको एक रूम सेट नहीं दिया जाता है, 2-3 कमरों का सेट होता है जिसमें वो आराम से रह सकता है। पीछे उसके स्टाफ रहते हैं, क्योंकि बहुत पूरा स्टाफ पूरा एक हो जाता है ना, स्टाफ चलता है, कई लोगों का ग्रुप चलता है, उनके कुक भी होते हैं। वापस आ गए। अब वहाँ पर थे कौन कौन, उनके विषय में आप लोग जरूर से जानिए। RK कपूर थे सिक्योरिटी ऑफिसर, डॉक्टर आर्यन चुग थे पर्सनल फिजिशियन, JN सहाय थे प्राइवेट सेक्रेटरी, MMN शर्मा थे पर्सनल असिस्टेंट इनकी, रामनाथ पर्सनल अटेंडेंट लेकिन इनके परिवार का सदस्य जो कि इनके साथ हर जगह रहता था, रामनाथ। मोहम्मद जान कुक जो कि डिप्यूटेड कुक था, यह TN कौल का सरकारी कुक था। और TN कौल कौन थे? इंडियन एम्बेसडर USSR उस समय। कुलदीप नायर जर्नलिस्ट थे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, 10 PM पर जब वो आए अपने दाचा में वापस, तो आलू और पालक की सब्जी खाए। 10:20 PM पर घर पर बातचीत किए। 12 PM पर मीडिया के लोग फोटो लेने आए। 12:30 PM पर अपने कमरे में दूध पिया, रामनाथ को वापस भेजा। बाकी लोग पीछे कमरे में अपना पैकिंग कर रहे थे। बस उसके बाद में अचानक जो है 1:20 AM पर चलने की आवाज़ आई। सहाय का मतलब उनके जो JN सहाय प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो आए इनके पास। ठीक है, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन वो ओ राम मेरे राम भगवान कहते रहे। खांसी आई और अंतिम सांस लिया, बस उनके प्राण पखेरु हो गए, बेचारे मृत्यु को प्राप्त हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर। रशियन डॉक्टर आए, 1:30 पर उन्हें मृत डिक्लेयर किया गया। सुबह 9:30 पर जहाज से ताशकंद के लिए रवाना हुए। 2:30 पर दिल्ली के पालम में लैंड किया। 4 PM पर बॉडी उनकी 10 जनपद पहुंची और फिर आगे के कार्यक्रम हुए, जो भी होता है, समझ रहे हैं। अब आइए संसद की कार्यवाही को हम लोग देखते हैं। पहली बार अटल जी ने संसद में उनकी मृत्यु पर प्रश्न चिन्ह उठाया था और 2 चीजों पर शक जाहिर किया था कि क्या उनके दूध में कुछ था।
उन्हें चलना क्यों पड़ा, उनके पास टेलीफोन क्यों नहीं था। लेकिन उसके जवाब में 19 फरवरी 1966 को सरदार स्वर्ण सिंह, जो उसमें विदेश मंत्री थी, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट एक पन्ने का जारी किया। कहा भाई हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर का नोट लगा दिया, बस खत्म। और जवाब दे दिया कि हाँ हाँ फ़ोन तो उनके सूट में ही था। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि सूट एक कमरे का नहीं होता, सूट कई कमरों का होता है। एक साल बाद ब्लिट्ज न्यूज़पेपर की एक घटना लाइमलाइट में आई। समझ रहे हैं? 2 जनवरी 1966 को शास्त्री जी के द्वारा एक लेटर लिखा गया था और ये ब्लिट्ज न्यूज़पेपर में छप गया था। इसे शास्त्री जी का अंतिम संदेश माना गया था। आप समझिए। और उस पत्र में छपे लेटर को बाद में फोर्ज लेटर बता दिया गया, एक साल के बाद में। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि एक साल पहले ये लेटर छपा था ब्लिट्ज न्यूज़पेपर में और एक साल बाद उसका खंडन आ रहा है कि फोर्ज लेटर है। क्या मतलब है? किसने ये मान लिया कि ये प्राइम मिनिस्टर का अंतिम संदेश है? इसके माने कि छापने वाले को मालूम था कि अभी बंदा वापस नहीं आएगा, इसीलिए तो मान करके छापा था कि अंतिम संदेश है। समझिए। और बाद में उसको फोर्ज लेटर ही बता रहा है कोई आदमी। क्यों भैया? जब इसका संसद में जवाब मांगा गया तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय पीएम थी और उन्होंने कहा कि इसके जांच की कोई जरूरत नहीं है, टॉपिक क्लोज, खत्म। 1970 में आरएसएस ने इस प्रश्न को उठाया था। राजनारायण, टीएन सिंह ने जोर देकर के ये सब प्रश्न उठाया कि मोहम्मद जान कुक कहां है भाई, वो गायब क्यों है, उसका पता क्यों नहीं लगवा रही है भारत सरकार। लेकिन कुछ पता नहीं लगा। अच्छा एक बात और, दूध के विषय में जांच क्यों नहीं की गई। महावीर प्रसाद भार्गव संसद में 3 प्रश्न उठाए कि क्या फोन कमरे में था, क्योंकि सूट के कमरे में कई कमरे होते हैं सूट में। रशियन डॉक्टर ने, जब रशियन गवर्नमेंट ने पोस्टमार्टम ऑफर किया था तो भारत सरकार ने ठुकरा क्यों दिया था। उनके शरीर नीला क्यों पड़ गया था, नेचुरल डेथ में तो नीला नहीं पड़ता शरीर। इस बात पर कम्युनिस्ट पार्टी के भूपेश गुप्ता को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कम्युनल रंग दे दिया। उन्होंने कहा आरएसएस बार बार मुसलमान कुक के विषय में क्यों बात कर रही है। समझ रहे हैं? 4 अप्रैल 1970 को एसबी चौहान जो होम मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट में उत्तर दिया कि कुक पर संदेह करने का कोई कारण नहीं बनता। समझ रहे हैं? सब चीज क्रिस्टल क्लियर है, कुछ भी छिपाया नहीं गया, बस इतना कह करके खत्म। अक्टूबर 1970 में धार्मिक पत्रिका में एक ललिता शास्त्री जी की वाइफ का इंटरव्यू छपा। उसमें उन्होंने 4-5 पॉइंट्स बहुत तेजी से उठाए थे। पहला, हार्ट अटैक से पहले सर में दर्द था, पानी मांग रहे थे। रामनाथ ने ये चीज़ बताया था ललिता शास्त्री से कि पानी मांग रहे थे शास्त्री जी, जो फ्लास्क में उनके सिरहाने ही रखा था। लेकिन जैसे ही फ्लास्क की तरफ इशारा भी कर रहे थे शास्त्री जी, लेकिन जैसे ही फ्लास्क के पानी को हम लोग देने की कोशिश कर रहे थे वो ले नहीं रहे थे, मना कर दे रहे थे, हाथ से इशारे से बोल नहीं पा रहे थे। मृत्यु के बाद उनकी बॉडी नीली पड़ गई थी, काली पड़ गई थी। कट के निशान थे, तो कट के निशान तो बाद में बताया गया कि इम्बॉम्बिंग की गई थी उनके बॉडी की, जिसमें केमिकल्स दिए गए थे बॉडी में। और इसकी वजह असल में होता यह है कि जब किसी बॉडी को लंबे समय तक प्रिजर्व करना होता है तो उनके जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन वगैरह, हार्ट वगैरह सड़ने लगते हैं, लीवर वगैरह, तो उसको बचाने के लिए उसमें बॉडी के अंदर लिक्विड डाला जाता है जिससे वो लंबे समय तक बचा रहे। हालांकि रशियन इसमें बहुत माहिर थे, क्योंकि उन्होंने लेनिन की बॉडी को बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके रखा था, मम्मी बना करके। आप लोग मालूम है लेनिन स्क्वायर में, ये जब रशियन फेडरेशन खत्म हुआ है तब जाकर के वहाँ से लेनिन की बॉडी को हटाया गया। समझ रहे हैं? दिसंबर 1970 में मोरारजी देसाई ने फिर प्रश्न उठाया, फिर भारत सरकार की तरफ से जवाब दिया था इस पर कि हमारे पास मोहम्मद जान कुक के विषय में कोई जानकारी नहीं और उसके विषय में कोई भी अवांछित रिकॉर्ड भी नहीं। साथ ही साथ ये भी बताया कि जो कट साइन है वो सड़ने से बचाने के लिए वहीं इम्बॉम्बिंग की गई थी, इसीलिए था कट साइन। समझ रहे हैं? अब ये बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट को रशियन गवर्नमेंट से पता चला था कि एम्बॉम्बिंग की गई थी उनकी बॉडी की।
अच्छा, अब यहाँ पर 1970 में दाया भाई पटेल ने एक बुकलेट लिखी थी। दाया भाई पटेल कौन थे आप लोग नहीं जानते होंगे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के लड़के थे। उन्होंने केजीबी को शास्त्री जी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया था। बाद में ये बुकलेट इंडिया में नहीं मिल रही थी, इसको जो है अनुज धर ने अपने यूएसए के एक दोस्त से मंगाया था। यूएसए की लाइब्रेरी में, वाशिंगटन की लाइब्रेरी में थी बुकलेट। बहुत पतली सी बुकलेट थी, बहुत मोटी नहीं थी, लेकिन वहाँ थी, सुरक्षित थी। 1977 में एक घटना घट गई, रामनाथ एक्सीडेंट में मारा गया। अच्छा, उसी साल डॉक्टर चुघ अपनी वाइफ और बेटे के साथ कार से जा रहे थे, राजघाट के पास एक ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए। और ये ट्रक एक्सीडेंट कैसा था, पहले एक्सीडेंट जब पहली बार धक्का ट्रक ने दिया तो नहीं मरे थे, वो बचे हुए थे, सब लोग सुरक्षित थे। ट्रक दोबारा धक्का मारी बैक करके, और फिर जो है इस एक्सीडेंट में वो सब मर गए थे। उनकी 1 साल एक बेटी बची थी, जो बाद में पैरालाइज हो गई थी, बोल भी नहीं पा रही थी बेचारी। अच्छा, अब देखिए इन घटनाओं को। 1991 में, तब तक रशियन फेडरेशन खत्म हो चुका था, तो एक लोकल न्यूज़पेपर में केजीबी के ऑफिसर के द्वारा एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ। और इस इंटरव्यू में उस केजीबी के ऑफिसर ने बताया कि जब शास्त्री जी अपने कमरे में बेहोश थे, तो हम लोग उनके आपस की बातचीत को अपने कमरे में लगे हुए खुफिया ट्रांसमीटर से सुन रहे थे। 1996 में एलपी सिंह, उस समय के होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी एक किताब में स्वीकार किया था, लेकिन हालांकि वो गलती से लिख गया था, कि रशियन गवर्नमेंट ने हम लोगों को पोस्टमार्टम के लिए कहा था, लेकिन हम लोगों ने लेने से मना कर दिया था। समझ रहे हैं? 1998 में फिर एक रशियन लोकल न्यूज़पेपर में इंटरव्यू छपा था एक दूसरे ऑफिसर का। उसको लंदन के एक लोकल अखबार में इंग्लिश में छापा गया था कि घटना के दिन ही 12 जनवरी 1966 को 4 AM पर, सुबह 4 बजे ही, समझिए जरा सा, 11 तारीख की रात को घटना हुई, 12 तारीख को 4 बजे ही केजीबी ने अहमद सतर, जो रशियन बटलर था वहाँ लगा हुआ था इनके साथ, और उसको गिरफ्तार करके पूछताछ की गई थी। बाद में वो बहरा भी हो गया था अहमद सतर, इतना उसको हुआ था, उसको डर लगने लगा था अहमद सतर को। 4 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया था। मोहम्मद जान को भी लाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन बाद में जो है वो भारतीय दूतावास की उदासीनता की वजह से छोड़ दिया गया। भारतीय दूतावास ने उसको इजाज़त ही नहीं दिया कि हम इसको आप गिरफ्तार करिए, क्योंकि ये इंडिया का आदमी था। बाकी जो रशियन थे उनसे तो मार मार के पूछा गया। समझिए, अब 2009 और बाद में जो है अब ये घटनाएं आई। अच्छा, यहाँ पर हुआ ये कि जब इम्बॉम्बिंग के विषय में पूछा गया कि क्या इम्बॉम्बिंग से बॉडी का कलर बदल जाता है, तो कहा ना। यहाँ जो एक्सपर्ट लोग थे उन्होंने बताया, इंडियन डॉक्टर्स ने उस समय, कि नहीं, इम्बॉम्बिंग से बॉडी का कलर बिल्कुल नहीं बदलता है, बल्कि इम्बॉम्बिंग की ही इसीलिए जाती है कि बॉडी अपने नेचुरल स्टेट में ही रहे। लेकिन शास्त्री जी के बॉडी का कलर बदला हुआ था, नीला पड़ गया था, जगह जगह काला पड़ गया था। अच्छा, जब उनकी वाइफ ने इस बात को उठाया तो अच्छा, एक बात और भी जानिए कि जब उनकी डेड बॉडी पहुंची इंडिया में, तो शास्त्री जी के परिवार के किसी सदस्य को उनके पास जाने नहीं दिया रहा था। बड़े मुश्किल से ललिता शास्त्री पास में गई थी बस। और जब उन्होंने कहा कि इनकी बॉडी नीली और काली क्यों पड़ गई है, तो कुछ लोग क्या किए, चंदन और हल्दी कुमकुम का लेप ले आकर के और उनके चेहरे पर लगा दिया, क्योंकि डेड बॉडी के शरीर पर लगाई जाती है चंदन और कुमकुम का लेप। ये छिपाने का उस समय कार्यक्रम था। इस संबंध में अंत में जो है राजनारायण का एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा कि जो लोग पीएम बनना चाहते थे उन्होंने ही पीएम को मरवा दिया। और इस बात की पुष्टि कैसे होती है, अगर उस समय के फोटोग्राफ्स को आप देखें, तो श्रीमती गांधी के फोटोग्राफ को देखें और उनके बॉडी लैंग्वेज का जब आप देखेंगे, तो एयरपोर्ट पर जब डेड बॉडी को रिसीव कर रहे थे तो उसमें श्रीमती गांधी थी वहां पर। उनके चेहरे पर बिल्कुल सिकन नहीं थी, दुख नहीं था, बल्कि वो बीमिंग, हंसते हुए थी, बीमिंग पोस्चर में थी, दांत उनके दिख रहे हैं। अब इससे आप लोग अंदाजा लगाइए। अच्छा, एक बात उस समय श्रीमती गांधी के खेमे में बार बार उठ रही थी कि जो लोग नेहरू जी के नौकर थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, और नेहरू जी के परिवार के लोग नेहरू जी की बिटिया देखती ही रहती। अब आप
ये उस जमाने में चल रहा था। पूरे घटनाक्रम में दो व्यक्ति जिनके विषय में अभी तक बात नहीं की गई, जयंती तेजाधर्मा और टी.एन. कौल, इन दोनों की भूमिका और जान मोहम्मद जो कुक था उसका जो है, इन सभी की भूमिका बहुत संदिग्ध थी। इनकी जांच ही कभी नहीं की गई। भाई टी.एन. कौल तो उस समय एम्बेसडर थे ही, बाद में तो भारतीय विदेश सेवा के थे ही, और बाद में भी कांग्रेस ने उनको काफ़ी अच्छे पोस्टों पर रखा। जयंती तेजाधर्मा तो आज का विजय माल्या जैसे होता है, था तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट। 1962-63 में ये जो है एक स्कैंडल में गिरफ्तार कर लिया गया था जेल में, इंडिया में, और यहाँ से जैसे छूटा भाग गया अमेरिका में रहने लगा। बाद में लंदन वगैरह में रहता था, और गांधी के परिवार का बहुत करीबी आदमी माना जाता था। टी.एन. कौल गांधी परिवार के मित्र थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे, उन्हीं खानदानों में से, रिश्तेदारों में से आते थे। ये घटना के समय ये सब लोग, जयंती तेजाधर्मा बिना काम के ताशकंद में बैठा हुआ था। टी.एन. कौल तो चलो दूतावास के अधिकारी, भारतीय विदेश सेवा के राजदूत ही थे, समझ रहे हैं। इन दोनों के ऊपर जो है सबूतों को मिटाने का, इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा सबूतों को दबाने और मिटाने में बहुत काम किया है, समझ रहे हैं। अब आगे की इतनी घटना सुनने के बाद में मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप लोग अंदाजा लगाइए कि आखिरकार क्या हुआ था शास्त्री जी के। क्या आप भी समझ में नहीं आया? अगर समझ में आया तो आप लोग कमेंट में लिखिए। अगर हमारा ये जो हमने बताया पूरी टाइमलाइन और स्टोरी, अगर ये अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। एक बार पुनः आइए, शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके रास्तों पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। जय जवान जय किसान को जय विज्ञान के साथ साकार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।